हेलो बच्चा लोग, क्लास 10th वालों, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे हो आप लोग। और आपका जितना चैप्टर चला गया है उतना आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा। जितने जो आपके दो चैप्टर कंप्लीट हुआ था ना, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा का बच्चा एक पार्ट मिल गया था, दूसरा पार्ट ये है। बाकी जो आपके जो पीछे के चैप्टर हैं वो अच्छे से क्लियर है कि नहीं जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मैं किसी का मैसेज नहीं देख पाती हूँ तो आप जो चैट बॉक्स में ना मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बच्चा बहुत जैसे आप लोग थोड़ा शेयर वेयर कम करते हो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, हाँ थोड़ी सी, हाँ क्योंकि कमेंट तो आपके यही होते हैं कि बहुत अच्छा लगा, क्लास समझ में सब आ गया, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ओके बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए, ठीक है। ये वाला जय माँ सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए कि सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हर एक सब्जेक्ट का अच्छा जाए, बहुत अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाएं। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं बच्चा। उससे पहले ये देखिएगा, ये जो आपके दो बच्चे मतलब आपके बंधु हैं, भाई लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग भी यहीं से जुड़ने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, ठीक है। आप इनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, यूट्यूब पर है, ठीक है। तो बच्चा आप ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मुश्किलें आती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो सारे समाधान यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे टीचर अपना क्लास लेते हैं बच्चा, ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट 2 है। एक पार्ट में आपका पूरा परागण तक का जो पार्ट था वो सब कंप्लीट हुआ था। दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा, जिसमें कि आपको बताएंगे हम कि लैंगिक जनन के और अलैंगिक जनन के अंतर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसको पीछे ही रखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही रख लिया है, ठीक है। चीज़ों को पहले इजी से हम लेके स्टार्ट करते हैं और टफ की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चे जल्द ठीक से समझते भी हैं। पहले ही टफ लेकर आ जाए तो बच्चे को थोड़ा सा दिमाग से भागने लगता है ऊपर ऊपर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जो कि पूछा जाता है और हम ना बताएं, फिर आप में एग्जाम में आप फंस जाओ, ठीक है। तो लैंगिक और अलैंगिक में देखते हैं। तो बच्चा अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोई एक ही जनक होता है, एक ही, या तो नर चाहे मादा, कोई उसमें डिसाइड नहीं होता, कोई एक ही होगा, वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो ये एक ही जनक द्वारा संतान उत्पन्न होता है। जबकि लैंगिक में क्या होता है बच्चा, माता पिता दोनों होना जरूरी है, यानी नर मादा दोनों होना बहुत जरूरी है। समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते बच्चा कि यहाँ पर युग्मक नहीं बनते हैं, यहाँ पर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, युग्मक बनते ही नहीं है, जबकि यहाँ पर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं बच्चा, ठीक है। आगे देखते बच्चा, यहाँ निषेचन की क्रिया होती नहीं है, ठीक है। निषेचन की क्रिया का मतलब होता है नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना, यहाँ नहीं होता है। जबकि आपके यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन में जब नर और मादा युग्मक नहीं मिलेगा तब तक आगे का काम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये जो नए जीव बनते हैं ना, ये पूरी तरह से जनक की तरह होते हैं, मतलब जिनसे उत्पन्न हुए बिल्कुल उसी तरह होंगे, कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर जो नए जीव बनते हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि दो अलग अलग नर और मादा का युग्मक होता है, तो दोनों में अलग अलग लक्षण होगा। जब बन के तैयार होगा जो जीव नया वाला, उसमें दोनों के लक्षण आ जाएंगे, कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है बच्चा, यही अंतर है। तो बात करते हैं, आपको हमने निषेचन वहां पर बताया था, ठीक है। निषेचन मैंने बताया था बच्चा, तो निषेचन में मैंने क्या बताया था आपको कि नर व मादा युग्मक का मिलना, ठीक है ना। निषेचन मैंने बताया था, तो प्लांट्स का निषेचन स्टार्ट है, जिसमें क्या होता है बच्चा कि नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और साथ में अंड कोशिका, कौन मिलता है, अंड कोशिका मिलता है बच्चा। ये दोनों मिलते हैं, अंड कोशिका और नर युग्मक मिलते हैं बच्चा, तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज के आगे चल के भ्रूण का विकास करता है, ठीक है बच्चा, तो ये बनता है। ये आपने देखा था प्लांट्स के लिए आपने देखा था ना। अब आपको यहाँ पर वही चीजें समझाना है कि इससे पहले निषेचन का, इन दोनों के मिलने से पहले ये जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। फटाफट देख लेते हैं कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो निषेचन जब शुरू होता है बच्चा, तो अगुणित नर व मादा का जो जनन हो, मतलब अगुणित नर व मादा की इकाइयां, यानी कि नर युग्मक और अंड कोशिका जब मिलते हैं तो इनके संलयन
से युग्मनज का निर्माण होता है, यही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर जब होता है बच्चा तो ये कई स्टेप में पूरा होता है। ये जब है आपका यहाँ पर परागकण का पहुँचने के से लेकर अंदर तक नर युग्मक का बीजांड और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश तक, फिर अंड कोशिका से मिलने तक, ये पूरे स्टेप यहाँ पर आते हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके कई चरणों में बताया गया है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, अंकुरण करना, फिर परागकण का नलिका बनाकर नलिका का निर्माण करके बीजांड में प्रवेश करना, फिर परागकण का वहाँ पे बीजांड में प्रवेश के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश करना, उसके बाद आके निषेचन कंप्लीट होता है। तो मैं आपको इसी डायग्राम से सब समझा देती हूँ, देखो। ठीक है, पहला स्टेप यही है बच्चा, देखो यहाँ पर ये परागकण यहाँ पहुंचा है, पहला स्टेप। आप चाहो तो इसको कई स्टेप में दे सकते हो, 6-7 स्टेप बन जाएगा। तो पहला स्टेप यही होता है, पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, परागकण का कहाँ पहुंचना, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पहला स्टेप यही है बच्चा। ठीक है, दूसरा स्टेप है बच्चा कि यहाँ पर नर युग्मक बनना शुरू हो जाता है, पराग नली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर देखो लिखा भी है अंकुरित परागकण, तो आप इसको अलग से ले सकते हो। दूसरा स्टेप है कि परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। ठीक है, अंकुरण। तीसरा स्टेप है बच्चा कि पराग नली का निर्माण, पराग नली का निर्माण, पराग नली का हो गया। फिर चौथा स्टेप है बच्चा कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश, यहां से पराग नली यहां पर बीजांड में पहुंचा है, तो ये चौथा स्टेप आ जाएगा। पराग नली का, सबको समझा रहे बच्चा, टेंशन ना लो। ठीक है ना, पराग नली का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से फिर भ्रूणकोश में प्रवेश किया, तो यहां जब पहुंचा तो पराग नली का पांचवा स्टेप होगा, पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। कहां प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक है, और छठा है बच्चा कि ये जब यहां पहुंच गया तो नर युग्मक और अंड कोशिका का निषेचन के साथ संलयन, यानी कि आप छठे में स्टेप डाल सकते हो निषेचन। ठीक है ना, संयुग्मन या निषेचन अंड कोशिका का नर युग्मक के साथ। टोटल आपके 6 स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबको फिर से समझा देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिया है ना बच्चा कि परागकण का अंकुरण। तो यह देखो यहाँ से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और अंकुरण और पराग नली, ये तीनों को एक ही स्टेप में इसने यहाँ दे दिया है, तीनों को एक ही स्टेप में दे दिया है। इस स्टेप में बताया क्या है बच्चा कि जब पराग के कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र उसको पहचानता है, पहचानने के बाद उसको क्या करता है कि वहीं पर परागकण का अंकुरण शुरू हो जाता है, यानी कि नर युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है, और नर युग्मक के बनते ही बच्चा वहां पे पराग नली भी बन जाती है। ठीक है, इतना बताया है। फिर जब पराग नली बन गई है बच्चा, तो जो हमने यहाँ पे चौथा स्टेप दिया है ना, एक मिनट कहाँ जा रहे हैं, हाँ, ये जो चौथा स्टेप दिया कि बीजांड में प्रवेश, तो ये आपका तीनों स्टेप मिलाकर एक में वहां पे दे दिया है। फिर वहां पे जो दूसरा स्टेप है मेरा, वो चौथा स्टेप बन रहा है कि पराग नली जैसे ही बन जाती है तुरंत वो पराग कण के जो नर युग्मक होते हैं उनको लेकर बीजांड में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बताया बच्चा यहाँ पर कि जैसे ही वो वहां पर बीजांड में प्रवेश करती है, उसके बाद पराग नली वही जो है नर युग्मक को लेकर बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश मौजूद है, यहाँ पर जो भ्रूणकोश, ये जो भ्रूणकोश मौजूद है यहाँ पर प्रवेश करती है, और उसको फाड़कर अंदर प्रवेश करने के बाद क्या हो जाता है बच्चा कि नर युग्मक सबसे पहले जो निकलता है वो अंड कोशिका से लगता है। यहाँ पर ये भ्रूणकोश है ना, तो यहाँ पे बड़ी सी नर युग्म अंड कोशिका, और ये सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, और ये अद्वितीयक केंद्रक होता है। तो जैसे ही नर युग्मक पहुंचेगा इस
इसके वजह से, पराग नली की वजह से, ठीक है, उसी की सहायता से। तो ये तुरंत नर युग्मक किससे मिल जाता है? अंड कोशिका से, ठीक है। और अंड कोशिका से मिलने के बाद ये निषेचन करके तुरंत युग्मनज बनाता है, और एक और नर युग्मक होता है तो तुरंत मिलता है आपके द्वितीयक केंद्रक से मिलता है बच्चा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आप देख लो कि सतह निषेचन और दोहरा निषेचन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब होता है एक जो अन्य नर युग्मक होगा, अन्य नर युग्मक होगा, ठीक है ना, ये पहुंचेगा द्वितीयक केंद्रक के पास, द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलेगा और तुरंत ही भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। समझे ना, जो मैं यहाँ पर आपको समझाई हूँ, इसी को द्वितीयक दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं? सुनो, पहला नर युग्मक जब आपके जब परागकण अंकुरित तो होते हैं ना इस तरह से, तो इनमें दो नर युग्मक बनता है, ठीक है। ये नली होती है, दो नर युग्मक बनता है। जो पहला नर युग्मक होता है इस नली के द्वारा पहुंचता है, ये अंड कोशिका से लगता है। तब ये देखो पहला जो नर युग्मक है ये अंड कोशिका से लगेगा, एग सेल यानी कि अंड कोशिका है ये, ठीक है। इससे जैसे ही जुड़ता है बच्चा, तुरंत क्या हो जाता है? ये जायगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण बनाता है बीच में। समझ में आया? और दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन या दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, ठीक है। आपको बता दें सब एक ही चीज है, त्रिक निसमेकन, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, सब एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अन्य नर युग्मक होगा, अन्य नर युग्मक, ये द्वितीयक केंद्रक के साथ लगता है। द्वितीयक केंद्रक कौन है? जो बीच में दो केंद्रक रखा हुआ कोशिका है, यही द्वितीयक केंद्रक होता है, यही द्वितीयक केंद्रक होता है। यहाँ जो बीच में अंड कोशिका होता है, ये आपके ये वाला है, ये अंड कोशिका है, ठीक है। ये जब द्वितीयक केंद्रक के साथ ये नर युग्मक लगता है तो तुरंत देखो इस अन्य नर युग्मक के पास एक आधा केंद्रक था, मतलब आधा गुणसूत्र था, और इनके पास डबल गुणसूत्र था, द्वितीयक केंद्रक थे, यानी कि दो केंद्रक रखे हुए थे तो डबल गुणसूत्र था, ठीक है। तो दोनों मिलाकर तीन न्यूक्लियस बन गया ना, ठीक है। तो ये जो संरचना होती है इसीलिए इसको त्रिक समेकन कहते हैं, त्रिक संलयन भी कहा जाता है। त्रिक संलयन, त्रिक संलयन है, त्रिक समेकन है, दोहरा निषेचन है, द्विनिषेचन है, सब एक ही है, ठीक है। सब मिला जो त्रिक का मतलब होता है तीन, है ना। संलयन का मतलब होता है मिलना, तीन लोगों का मिलना। समेकन का मतलब तीन लोग का मिलना। दोहरा निषेचन का मतलब दोबारा निषेचन, एक बार निषेचन ये हो गया और ये दोबारा निषेचन हो रहा है, इसलिए दोहरा निषेचन द्विनिषेचन कहा जाता है। और इनके बाद ये जो बनता है बच्चा, ये भ्रूण को पोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है। ये काम क्या करता है? इस जो जब ये भ्रूण का निर्माण करेगा तो इसको भोजन देने का, इसको ये जब वृद्धि करेगा भ्रूण, तो भ्रूण पोष उसको भोजन देता है, ठीक है। चलो, निषेचन के बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही बनता है कि निषेचन के बाद जो पुष्प होता है, जिस पुष्प में निषेचन हुआ है, उस पुष्प में क्या क्या बदलाव आता है बच्चा, हम उन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम उनके पूरे भाग को देख लेंगे कि क्या क्या बदलेगा। जो उनके बाह्य दल पुंज होंगे, जो हरे हरे होते हैं, वो अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन टमाटर, बैगन, रसभरी आदि जो होते हैं, या मिर्च है, मिर्च में भी, ठीक है ना, मिर्च में आदि में ये लगे रहते हैं। टमाटर आपने देखा है, टमाटर जब मार्केट से लाते हो तो यहाँ पे जो होल है, यहाँ पर अक्सर देखते हो कि इस तरह से पत्तीनुमा संरचना मिलती है ना, ये डंठल होगा, तो आप देखोगे ना, तो वो पत्तीनुमा संरचना क्या होती है बच्चा, वो बाह्यदल पुंज होता है। समझ में आया? दल पुंज जो अक्सर कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ये भी कैसे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। पुंकेसर ये भी सूख कर गिर जाएंगे, स्त्री वर्तिकाग्र ये भी सूख के गिर जाएंगे, वर्तिका ये भी मुरझा जाएगा। अंडाशय जो होगा ये फल में बदल जाता है, ये काम का है कि अंडाशय फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है ये बीज बना लेता है, बीजांड जो होगा ये बीज बना लेगा, ठीक है। और अंडाशय की जो बाहर की भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती। फल भित्ति जानते हो ना, फल के ऊपर जो छिलका होता है, केले के ऊपर छिलका, आम के ऊपर छिलका, सेब के ऊपर छिलका, जो छिलका है वो फल भित्ति होता है। कुछ में फल में हम फल भित्ति खाते हैं, जैसे अमरूद है, आम है, टमाटर है, बैगन है, ये सब फल भित्ति हम खाते हैं। और कुछ के फल भित्ति नहीं खाते, जैसे कि आप केला की फल भित्ति को हटा देते हो,
ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें इसमें बदलाव होता है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो जब हम बीजांड में देखते हैं, ये तो पूरा फूल के ऊपर बाहर का एरिया था, लेकिन जब बीजांड में देखते हैं तो बीजांड में जो ये बीजांड है, ठीक है, ये जो बीजांड है बच्चा, ये बीजांड है ना? तो ये बीजांड के अंदर जो ये भ्रूण कोश है, ठीक है, इस भ्रूण कोश में क्या परिवर्तन आएगा? तो जिसकी जो अंड कोशिका है बच्चा, ये तो आपके नर युग्मक से लग के मिलके भ्रूण बना लेता है। ये भ्रूण बनाता है, मालूम है? सहायक कोशिकाएं जो साइड साइड की होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं जो ऊपर की होती हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये भ्रूण पोष है बच्चा, भ्रूण पोष बना लेता है। ठीक है ना? इस प्रकार एक फल तथा उसके अंदर अनेक भ्रूणपोष जो भी होते हैं मौजूद होते हैं, और इस प्रकार फूल के यानी पुष्प में परिवर्तन होता है बच्चा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, देखो यही नंबर है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इसी नंबर पे आप मैसेज जरूर डाल दीजिएगा, कॉल जरूर कर लीजिएगा। कॉल रिसीव नहीं हुआ तो मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तब आपको बारकोड जाएगा, तब आप यहाँ से सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, ऐड हो सकते हो। ठीक है बच्चा, नहीं तो फिर आपका पैसा फंसेगा, परेशान हो जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारा जो है पुष्प में निषेचन हो गया और बीज का भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। अब ये जो पूरा बीजांड है बच्चा, पूरा बीजांड, जो बीजांड था, बीजांड दिखा रहे, देखना ये बीजांड है ना। देखो आप क्या देखे हो, फिर से आपको इस चीजें से क्लियर कर दे रहे हैं। ये है, ये है, ये है, ठीक है, ठीक है, बाकी ये चीजें हैं यहाँ पे कलरफुल जो भी आएगा। ठीक है, देखो ये इनका वाह दल है जो कि कुछ फलों में रहता है, कुछ में नहीं रहता है। जो आपने देखा टमाटर, बैगन, मिर्ची उर्ची में रहता है, तो ये कुछ में रहता है, कुछ में नहीं रहता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। जो ये आपका दल है जो कि कलरफुल होता है, ये जो लाल, पीला, नीला, गुलाबी जो भी मिल जाए वो आपके वो भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जो ये पुंकेसर है, जब निषेचन का काम हो गया, इसमें से परागकण निकल चुके, कोई काम नहीं है, तो ये और ये पुंकेसर, ये भी दोनों नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? वर्तिकाग्र जो है, ये वर्तिकाग्र, ये भी खत्म हो जाता है, ये वर्तिका भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये अंडाशय है, ये कौन है? अंडाशय है। अंडाशय है ना बच्चा, ये अंडाशय क्या बना लेता है? फल बना लेता है। और जो अंडाशय की बाहर की दीवार है बच्चा ना, जिसे हम कहते हैं अंडाशय भित्ति, क्या कहते हैं? अंडाशय भित्ति कहते हैं। ठीक है ना बच्चा, अंडाशय भित्ति, ये क्या बनाता है? फल का आप छिलका बोल सकते हो या फल भित्ति बोल सकते हो, ये बना देता है। समझ में आया? ठीक है, इसी के अंदर बीजांड होता है, इसी के अंदर जो बीजांड होता है, निषेचन के बाद ये क्या बना लेता है? जो ये बीजांड है, ये कौन है? बीजांड है। ये किस में बदलेगा? बीज बना लेगा, बीज बना लेता है। ठीक है, अब ये बीज का अंकुरण आपको देखना है। तो ये बीजांड के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा वो देख लो। ठीक है, ये बीजांड के अंदर का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये, ठीक है, ये बीजांड के जो बीजांड है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चा, ये तो इसमें क्या है कि पूरा बीजांड जो है ये पूरा किस में बदल गया? ये पूरा किस में बदल गया? बीज में। लेकिन इसके अंदर भी परिवर्तन हुआ है कि जो ये जो द्वितीयक केंद्रक था ये भ्रूणपोष बना लिया। क्या बना लिया? भ्रूणपोष बना लिया। जो अंड कोशिका थी ये क्या बना ली? ये आपके भ्रूण का निर्माण कर ली, भ्रूण का निर्माण कर ली। बाकी सब साइड की, बाकी ये दोनों साइड और ये और ये वाली, ठीक है, ये भी नष्ट, ये भी नष्ट। बस ये चीजें समझानी थी। समझ में आ गया? तो ये जो बीजांड है ये पूरा बीज बना लिया, जो अंदर इसके अंदर बीजांड है ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा बीज बना लिया। अब इस बीज का अंकुरण कैसे होगा वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है ना, बीज का अंकुरण कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो चीजें देख लेते हैं। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाओ, है ना बच्चा। तो 3 तरह से होता है, 3 तरह से इनका अंकुरण होता है। बीज का अंकुरण का मतलब है बीज से नए पौधे का निर्माण। इसका मतलब है नए पौधे का निर्माण। ठीक है ना, नए पौधे का निर्माण जब होगा उसी को हम बीज का अंकुरण कहते हैं। ठीक है ना बच्चा, आगे बढ़े। ठीक है, चले आगे चलते हैं।
कि जब किसी पादप के बीज को अनुकूल, मतलब उसको हवा, पानी, ताप जो भी चाहिए, ऑक्सीजन जो चाहिए, जो खाद उद चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये सब उसके लिए अनुकूल है। जब उसको अनुकूल ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं तो तुरंत ही उसमें परिवर्तन शुरू होता है। और उसमें जैसे कि चना को ले लो, तो चना का ये बीज है, तो इसमें इस तरह का अंकुरण निकलना शुरू हो जाएगा ना। ये क्या है? अंकुर है, अंकुर है ना। ये निकलना शुरू हो जाए और ये निकलकर आधार पर लग जाए और जड़, तना, पत्तियों का निर्माण शुरू कर दे, तो बच्चा यही बीज का अंकुरण कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें जितना आवश्यक ताप है, जितना हवा चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना खाद चाहिए, जितना प्रकाश चाहिए, सब कुछ, नमी वमी जितना चाहिए, सब कुछ उसको मिले, तभी जाके अंकुरण होता है बच्चा। ठीक है। जैसे उसको भोजन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है आदि, ये भी भोजन, यानी कि इस बीज के अंदर ये कितना बढ़िया है कि ये पूरा कॉटिलिडन बीज पत्र कितना ज़्यादा भोजन लिए हुए हैं कि उसका अंकुरण बहुत अच्छा करवा सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो ये 3 तरह से होता है। अधोभूमिक अंकुरण होता है जिसे हाइपोगोइल कहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन। ठीक है, अधोभूमिक, इसको देख लेते हैं। जब बीज अंकुरण के समय बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं तथा बीज में स्थित बीजांड द्वार जल का अवशोषण करता रहता है, जिससे बीजावरण टूट जाता है और मूलांकुर चोल को तोड़कर बीजांड द्वार द्वारा बाहर आ जाता है, जिससे मूल का निर्माण होता है तथा प्रांकुर, ये आपका प्रांकुर जो है द्वारा प्रराह बनता है। प्ररोह यानी कि तने का निर्माण होता है। प्ररोह का मतलब होता है तना का निर्माण होता है। इस प्रकार के बीज का अंकुरण को क्रिया को हम अधोभूमिक कहते हैं। जैसे मटर है, चना है, मक्का है, साइकस में होता है। चलो मैं बता रही हूँ कैसे होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। क्या बोला है कि बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं तथा बीज में से स्थित बीजांड द्वार वहां से जल का अवशोषण करते रहते हैं, जिससे बीजावरण टूट जाता है। ये भूमि के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। चलो ये देखो, कोई जैसे मिट्टी में आप जानते हो कि चना कोई ले लो, चना है ढेर सारा चना है, ये चना है। ठीक है ना, ढेर सारा चना इस तरह है। ठीक है, ये ढेर सारा चना, ये मिट्टी में दब गया है। हाँ, जब ये मिट्टी के अंदर है, ये मिट्टी के अंदर है बच्चा, यहाँ से पानी और खनिज का अवशोषण कर रहा है, अपना ग्रोथ करवा रहा है बच्चा। अब इसके बाद अंकुरण शुरू होगा, तो यहाँ पे इसके जो अंकुरण होगा बच्चा, तो ये इस तरह से जो अंकुरण होगा ये थोड़ा इस तरह से निकलेगा तो यहाँ पे पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी बच्चा, पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चा। ठीक, यानी जो बीज है वो मिट्टी के अंदर दब के जब वो करता है, अंकुरित होना शुरू करता है। सीधी सीधी बात है। अधोभूमिक में आप क्या लिखोगे? अधोभूमिक, इसको ध्यान से सुनना, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधोभूमिक, इसमें क्या लिखोगे बच्चा? जब बीज मिट्टी के अंदर दबकर, मिट्टी के अंदर दबकर अंकुरण प्रारंभ करे तो इसे क्या कहते हैं? अधोभूमिक क्या बच्चा? अधोभूमिक बीज का अंकुरण कहते हैं। मिट्टी के अंदर जब दब के करे तो बीज का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, जब मिट्टी के अंदर दब के करे तो। ठीक है ना बच्चा। तो मटर है, चना है, साइकस है, ये सब है जो मिट्टी के अंदर दब के और वो अपना शुरू करते हैं अंकुरण करना। ठीक है। चलो ये अब ये जो भूम्योपरिक है, भूमि के ऊपर, इसका मतलब होता है भूमि के ऊपर है ना, यानी कि मिट्टी के ऊपर बीज मौजूद है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ नहीं है, मिट्टी के ऊपर है। जब बीज अंकुरण के समय बीज पत्र जो है वो मिट्टी के बाहर ही आ जाए,
मिट्टी के बाहर आ जाए तथा बीज मिट्टी पर द्वितीयक जड़ जो है द्वारा स्थापित हो जाए, तो इस प्रकार का अंकुरण जो होता है भूम्योपरिक यानी भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर यानी आपको बीज ऊपर से दिखाई देगा। एग्जाम्पल है बच्चा, कद्दू है लिखा है ना, प्याज है, तो आप देखे होंगे जो प्याज ग्रोथ करता है बच्चा, इस तरह से प्याज ग्रोथ करता है तो इसकी जड़ें आप देखे होंगे किस तरह निकली रहती हैं। लहसुन का भी होता है बच्चा, लहसुन की भी जड़ें इस तरह से ये कली के रूप में है, और ये तो एकदम छोटी 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 ये प्याज जा रही है और ये लहसुन है ना। तो इसमें आप देखे होंगे प्याज लहसुन में किनकी जड़ें आपसे बाहर से दिखती है, बीज एकदम ऊपर की तरफ आपके तब ग्रोथ करता है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्याज है, लहसुन भी डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा पितृस्थ अंकुरण, पितृस्थ अंकुरण ये बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। मैंग्रोव पौधों में पितृस्थ अंकुरण एक विशिष्ट अनुकूलन बताया जाता है। प्रायः बीजों को अंकुरण के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ये जो पितृस्थ अंकुरण है कहाँ मिलता है बच्चा, दलदल वाली मिट्टी में। कहाँ मिलता है, दलदल वाली मिट्टी में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चा, दलदल, दलदल वाली मिट्टी में आपको देखने को मिलता है। समझे बच्चा, दलदल वाली मिट्टी में। दलदल वाली मिट्टी में क्या होता है ना बच्चा कि वहाँ की मिट्टी में पानी तो मतलब पानी है, मिट्टी ये सब मिक्स है, पानी तो बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, दलदल जैसा रहेगा, कीचड़ जैसा रहेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, समझे ना। उसकी वजह से जब पेड़ पौधे जो ग्रोथ करते रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उनकी जो जड़ें हैं ना वो दलदल से निकल के बाहर की तरफ आके ऑक्सीजन लेती हैं, समझे। इस तरह से इनका अंकुरण होता है कि जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, ये पूरा दलदल है तो इनकी जड़ें मिट्टी में होनी चाहिए, तो ये मिट्टी से बाहर निकल के आके जड़ें जो होंगी ये ऑक्सीजन लेती हैं। क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं बच्चा। तो बस यही आपका पितृस्थ अंकुरण कहा जाता है। जैसे कि मैंग्रोव पौधे कौन से होते हैं, जो दलदल में ग्रोथ करते हैं, जो दलदल में वृद्धि करते हैं, वही मैंग्रोव पौधे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, इनमें पितृस्थ अंकुरण का विशिष्ट अनुकूलन पाया जाता है। ये बीजों के जब इनके अंकुरण शुरू होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऑक्सीजन उनको दलदल वाली मिट्टी में नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, दलदल में कमी होती है, उसके लिए जो इनके बीज है ना वो मातृ पौधे पर फल के अंदर ही रहते हुए अंकुरित हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, फल जब है उसी में, और इस गुण की पितृस्थ अंकुरण कहा जाता है। मतलब जो ये फल लगा हुआ है बच्चा, जैसे कोई फल है, ठीक है, इसी के अंदर जो बीज है यहीं पर ये अंकुरण हो जाएगा, क्योंकि ये इसको यहीं पर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ये बीज मिट्टी के दलदल में चला जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। और जब ये फल में है यानी कि पेड़ के ऊपर ही लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आसानी से ग्रोथ कर लेगा, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा। बस ये चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन ये कभी एक बार पूछा हुआ है 2018 में, कभी पूछा नहीं था लेकिन 2018 में एक बार पूछ लिया है, तो मैंने इसीलिए इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। 2018 के एग्जाम में एक बार पूछ लिया है। अब हम बात करेंगे आपके जंतुओं में लैंगिक जनन को देखते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन देखते हैं बच्चा, तो उसमें क्या है कि उसमें भी नर और मादा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है, शुक्राणु ये किससे आता है बच्चा, नर से, ठीक है ना। अंडाणु ये किससे आता है बच्चा, मादा से, ठीक है ना। जंतु में हम स्पेशल किसको देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, मनुष्य को, तो ठीक है ना, मनुष्य को। मनुष्य में जो है नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु, देखा दोनों की जरूरत पड़ी ना पड़ी, ठीक है बच्चा, ठीक। जब दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से आगे चल के शिशु बनता है। क्या बनता है, शिशु बनता है। यही मनुष्य में होता है ना। तो लैंगिक जनन अगर बोला जाए तो क्या बोलोगे कि नर व मादा
इसमें दो जनक की आवश्यकता पड़ती है, नर व मादा की, जिससे नर से शुक्राणु, जंतु में पूछा तो नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु मिलता है, और ये दोनों मिलके बच्चा क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और इसी को प्रक्रिया को हम जंतुओं में निषेचन या लैंगिक जनन कहते हैं। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण, और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है, यानी बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 2010 क्लास 10th में ना मादा भी पूछा था, नर भी पूछा था बच्चा, दोनों। तो ये 25 के लिए भी दोनों तैयार ही करना, 2025 के एग्जाम के लिए दोनों तैयार करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बन के आता है। तो मनुष्य का नर जनन तंत्र, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके किसको देखते हैं, मादा जनन तंत्र को देखेंगे। इसके बाद मादा जनन तंत्र को देखेंगे, सहायक ग्रंथियां हैं, फिर मादा जनन तंत्र है। ठीक है बच्चा, फटाफट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो ये मनुष्य का नर जनन तंत्र है। ठीक है, अगर मनुष्य के नर जनन तंत्र की बात हम करते हैं तो मुख्य रूप से इसे, ठीक है ना, मनुष्य में नर जनन तंत्र, मनुष्य के नर जनन तंत्र, मनुष्य के होगा नर जनन तंत्र ना। इसमें 2-3 चीजें निकल कर आती हैं बच्चा, ठीक है ना। मुख्य अंग आता है, ठीक है बच्चा। दूसरा आता है बच्चा आपका सहायक अंग आता है, सहायक अंग आता है, और सहायक ग्रंथियां आती हैं, सहायक ग्रंथियां। ठीक है बच्चा, इतना आता है। तो मुख्य अंग में इनमें आता है वृषण, बस एक ही आता है, वृषण आता है। ठीक है, मुख्य अंग में आता है। सहायक अंग में आपको देखोगे बच्चा तो आता है अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है बच्चा, इसके बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद आपका वो आएगा बच्चा, क्या बोलते हैं, शुक्राशय नहीं आएगा, प्रोस्टेट काउपर्स नहीं आएगा, और क्या बोलते हैं, शिश्न आएगा। ठीक है ना, ये आ जाते हैं। सहायक में 3 आता है, शुक्राशय, ग्रंथियों में शुक्राशय। ठीक है, दूसरा आता है बच्चा शुक्राशय के बाद दूसरा आता है आपका वो क्या बोलते हैं इनको, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है ना, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है बच्चा, ये आपके 3 पार्ट होते हैं मनुष्य के नर जनन तंत्र के। मुख्य होता है वृषण, उसके बाद दूसरा जो सहायक में है वो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शिश्न ही होगा। अब बाकी सहायक में आपकी ग्रंथियों में बात करेंगे तो शुक्राशय, प्रोस्टेट और आपके काउपर्स ग्रंथि होती है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट उनको देख लेते हैं उधर से। तो ये यहाँ पर आपका स्टार्टिंग है बच्चा, ठीक है, देख लो यहाँ पर शिश्न और शुक्रवाहिनी। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर है ना, ये वृषण खोल है, जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये बाहर का जो है स्ट्रक्चर, ये वृषण खोल है। जो ये अंदर का स्ट्रक्चर है यही इनका वृषण है। इस पे एक टोपीनुमा संरचना लगता है जिसे हम कहते हैं अधिवृषण, जो यहाँ पर नहीं बताया गया है, मैं बता दे रही हूँ, अधिवृषण। यहाँ से अधिवृषण के पीछे से एक नली जाती है जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी आगे चल के मूत्रवाहिनी से मिल जाती है। उसके पहले ये यहाँ पर जो ये पत्तीनुमा संरचना है बच्चा, इसको जो देख रहे होगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, शुक्राशय, इसे ही हम क्या कहते हैं, शुक्राशय। फिर ये जो मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी एक जगह मिलती है, यहाँ जो ये स्थिति है, तो इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। जो ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रंथि जो है बच्चा, इसे हम क्या कहते हैं, काउपर्स। यहाँ पर दिखाया नहीं है, दिखा दे रहे हैं, काउपर्स ग्रंथि, समझे ना, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो काउपर्स ग्रंथि के बाद जो शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी एक ही में मिल गई, यही आगे चल के बच्चा क्या कहलाती है, मूत्र मार्ग कह लो या शुक्र मार्ग कह लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि नर में शुक्र मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही होता है। ठीक है बच्चा, और बाकी ये पेनिस है, यानी कि शिश्न है। यही इनका स्ट्रक्चर है। मैं इरेज कर देती हूँ, आपको आसान हो जाएगा पढ़ने में। फटाफट देख लेते हैं।
ठीक है, वृषण देखते हैं फटाफट। इसके बहुत छोटे फॉर्म में मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा बड़े में कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर मोटी, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी या मोटी बोल सकते हो। ठीक है, ये कैसा होता है बच्चा? गुलाबी रंग का, वह अंडाकार होता है। ठीक है, ये कैसा होता है बच्चा? एक जोड़ी में होता है, यानी संख्या में 2 होता है, नहीं तो 1 माना जाएगा, मतलब जोड़ी में 1 और संख्या में 2। ठीक है, ये कहाँ रहता है बच्चा? मतलब ये जो वृषण है इसके बाहर एक खोल पाया जाएगा ना, तो ये वृषण कोश के अंदर होता है। ठीक है, ये शरीर के जो मानव है उनमें नर में ये शरीर के बाहर होता है। ठीक, चलो, शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये 2 बार एक ही चीजें 2 बार हो गई हैं। ठीक है, और ये इसका जो टेम्परेचर होता है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है, तो नर के जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर कंपेयर में वृषण का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, ताप कम होता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चा? आपके एपिथेलियम कोशिकाएं, और ये क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण। ये क्या करते हैं बच्चा? इनका कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है बच्चा, इनका काम यही है, शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। फिर अधिवृषण है बच्चा, जो ये वृषण है इसके बाहर से टोपीनुमा संरचना जाएगा। तो ये क्या है? प्रत्येक वृषण पर चिपटी, लंबी, सकरी व चपटी सी संरचना होती है, यही संरचना। ठीक है, ये कितनी मीटर? 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। ये जो इतना दिखाया है, इसकी लंबाई 6 मीटर है, लेकिन इतना ज्यादा कुंडलित होती है कि 4 सेंटीमीटर में आ जाती है। 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, इतना ज्यादा फोल्ड हो जाती है। ठीक है, इतना फोल्ड कर दो एकदम छोटा सा हो जाए, बस वही। इसी के द्वारा जो धमनी व शिरा, मतलब ये जो है ना, इसी में क्या रहता है बच्चा? धमनी व शिरा व आपके जो तंत्रिका कोश, जो तंत्र है ना, तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका, इसी के द्वारा ये वृषण से टच में रहते हैं। इसी में अधिवृषण में के द्वारा ही, अधिवृषण में धमनी, शिरा, तंत्रिका, ये सब इसी के रास्ते से वृषण से टच में रहते हैं। समझ में आया? क्योंकि उसको भी शुद्ध ब्लड चाहिए, अशुद्ध ब्लड वहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए ना, तो ये सब कहाँ किसके द्वारा होता है? अधिवृषण के द्वारा ही वृषण में पहुँचता है। समझ में आया? ठीक, ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, ये बता दिया आपको। फिर आपको शुक्रवाहिनी देखना है। क्या देखना है? शुक्रवाहिनी। ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 है बच्चा, 4.5 सेंटीमीटर लंबी होगी। ये कहाँ निकलती है? जो ये वृषण है, ये वृषण का खोल है, ये वृषण के बाहर जो पीछे आपकी अधिवृषण लगा था, यहीं से एक नली जाएगी, यहीं से एक नली जो जाएगी, यही नली आपकी शुक्रवाहिनी कही जाती है। यही नली आपकी शुक्रवाहिनी कही जाती है बच्चा, और ये अधिवृषण के पीछे से निकलती है। समझ में आया? और ये शुक्राशय से ऊपर जाके मुड़ती है। कहाँ मिलती है जाके? आगे जो शुक्राशय होगा उसी से जाके जुड़ जाती है। इसी के द्वारा शुक्राणु यहाँ पहुँचता है। और इसका काम क्या है बच्चा? शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय में पहुँचाना। शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय में पहुँचाना। देखो यही है, यही से ये नली निकली है। ये नली जाके आगे किस में मिली है? शुक्राशय में मिली है। यहाँ से शुक्राणु निकाल लेकर और शुक्राणु शुक्राशय में पहुँचा दिया है। बस यही है। ठीक है बच्चा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया? चौथे नंबर पे हम रख दिए हैं शुक्राशय, जो कि एक ग्रंथि है। फिर भी ये शुक्राशय को हम अलग से देख लेते हैं। ये क्या है बच्चा? एक ग्रंथि है। ठीक है, देखो क्या करता है। ये 5 सेंटीमीटर लंबी होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुंडलित, ये भी बहुत ज्यादा फोल्ड। कुंडलित का मतलब होता है फोल्ड होना, बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाना। ठीक है, थैली नुमा कैसी संरचना है बच्चा? थैली जैसा, बैग जैसा संरचना। कैसा? बैग जैसा संरचना है, बैग। ठीक है ना बच्चा? और ये क्या करता है? हल्का पीला, क्षारीय, चिपचिपा पोषक तत्व जो है पदार्थ का उत्सर्जित करता रहता है, श्रावण करता रहता है। श्रावण गलत लिखा है, ये श्रावण होना चाहिए, तो श्रावण करता रहता है। इसी पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? वीर्य सेमन कह देते हैं। समझ में आया? शुक्राणु को पोषण देना क्या काम है बच्चा? ये काम क्या करता है? जब ये इसके अंदर कौन पहुंचता है? जब इसके अंदर शुक्राणु पहुंचता है ना, तो ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है किसको? शुक्राणु को। जब इसके अंदर शुक्रवाहिनी से शुक्राणु पहुंचता है तो शुक्राणु को वहाँ पे काफ़ी दिन तक रुका रहता है, जो कि फिर इसको ये पोषण दे दे के और ज़्यादा इसको परिपक्व बनाता है। ठीक है ना? चलो,
तो आगे बढ़ते बच्चा, ये कहाँ खुलता है? ये आगे चल के स्खलन नलिका में मूत्रमार्ग की तरफ खुल जाता है। मतलब ये शुक्राशय है जो आगे चल के मूत्रमार्ग की तरफ खुलता है बच्चा। ठीक है, चलो अब शिश्न की बात करते हैं। तो ये क्या है? बेलनाकार संरचना है। ये किससे बना है? पेशी ऊतक का बना होता है, एक तरह का मैथुन अंग है और इसी के माध्यम से मादा जनन तंत्र में शुक्राणु पहुंचते हैं। ठीक, बस यही है। चलो ठीक, अब सहायक ग्रंथियां में एक ग्रंथि तो आपने वहीं देख लिया शुक्राशय, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि बचा हुआ है। काउपर्स ग्रंथि कह लो या बल्बोइरेथ्रल, ऑब्लिक रहेगा बच्चा। ये और ये दोनों एक ही चीज है, बीच में ऑब्लिक रहना चाहिए था, समझे ना? चलो देखिए आगे। चलो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर पर चारों ओर, मूत्र मार्ग के अधर पर चारों ओर, यहाँ पर डायग्राम में देखो। हाँ, ये मूत्र मार्ग यहाँ पर है ना, इसके पहले ही, इसके अधर पर ही ये चारों ओर, ये जो है ना, यही प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है बच्चा? हाँ, फिर ये कई पिंडों से बनी होती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना, ये कई पिंड मिलते हैं, मतलब कई पिंड मिलते हैं तो पिंड मिलते हैं तो ये बनते हैं बच्चा, समझे ना? फिर ये क्या काम करती है? गंध युक्त दुधिया रंग का पदार्थ का श्रावण करती है, यानी कि कैसा पदार्थ निकालती है? गंदा सा, मतलब स्मेल वाला दुधिया पदार्थ श्रावण करती रहती है। और ये पदार्थ लगभग 25% वीर्य का भाग बनाता है। जो वहाँ पर जो आपके शुक्राशय था, शुक्राशय ये कहाँ पर था बच्चा? हाँ, पदार्थ निकालता है। ये वीर्य का कितना भाग होता है? लगभग 65%। 65% भाग ये बनाता है और 25% ये बनाता है और 10 से 15% ये बनाता है। ठीक है, आगे ये कैसा होता है बच्चा? सुराही नुमा संरचना होगा। ये एक जोड़ी में होगा, वो सिंगल है, एक ही होगा, ये एक जोड़ी में होगा। कैसा पदार्थ? क्षारी पदार्थ को निकालेगा और मूत्र मार्ग के शिश्न पर ये खुलता है आगे चल के। ठीक है, और ये पदार्थ जो श्राव करता है ना, ये लगभग वीर्य का कितना भाग होता है? 10 से 15% भाग बनाता है। 10 से 15% भाग ये बनाता है। समझ में आया? चलो इतना हो गया। अब मादा जनन तंत्र देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, नर व मादा में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो पूरे अच्छे से तैयारी रहनी चाहिए बच्चा। ठीक है, पूरी अच्छे से तैयारी रहनी चाहिए। समझ में आया? ऐसा ना हो कि हमको नहीं समझ में आया, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सुनने को ना मिले बच्चा, समझे ना? ऐसा सुनने को ना मिले। ठीक है, ठीक है बच्चा? बचपन तक जाना है। चलो आगे है ना? चलो तो मादा जनन तंत्र को फटाफट देख लेते हैं। इसमें भी देख लो, मादा जनन तंत्र में भी कैसे होगा। यहाँ पर चलते हैं, देखो है ये मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, कितने भाग होंगे आपके? इसमें भी 3 भाग होंगे। मुख्य अंग होगा, मुख्य किसमें? मानव में, मानव में मादा जनन तंत्र। ठीक है ना, मुख्य अंग होगा। दूसरा होगा सहायक अंग होगा, सहायक अंग। ठीक है, तीसरा होगा बच्चा आपका सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, ग्रंथि। सुनो, जो इसकी एक ग्रंथि है वो सहायक ग्रंथि भी है और एक तरह का मुख्य अंग है। तो मुख्य अंग में इनका अंडाशय ही होता है, जो कि एक ग्रंथि भी है। ठीक है, अंडाशय, क्योंकि इससे हार्मोन्स निकलता है, इसलिए ग्रंथि है। अंडाशय हो गया। सहायक अंग में आपका अंडवाहिनी आएगा, अंडवाहिनी। ठीक है, फिर क्या आएगा? गर्भाशय आएगा, गर्भाशय। फिर क्या आएगा? ग्रीवा आएगा, ग्रीवा मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आएगा आपका योनि। ठीक है बच्चा, सहायक ग्रंथि में आपका बच्चा 2 बर्थोलीन आएगा और पीनियल। ठीक है ना, बर्थोलीन और पीनियल आपकी ग्रंथियों में आएगा। ठीक है ना बच्चा, देख लेते हैं सहायक ग्रंथियां। हाँ, बर्थोलीन है ग्रंथि और पेरिनियल, बर्थोलीन और पेरिनियल 2 ग्रंथियां हैं। तो 2 ग्रंथियां कौन सी है? बर्थोलीन, जो कि
बच्चे के बर्थ के समय ही ज़्यादा जरूरी होता है, बर्थोलिन और आपकी पेरिनियल। पेरिनियल, पीनियल नहीं है बच्चा, पेरिनियल है, ठीक है ना। पीनियल मत कहना, पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में मिलेगा, पेरिनियल ग्रंथि मादा के आपके सहायक ग्रंथियों में आता है, ठीक है, जनन तंत्र के, ठीक है ना। पीनियल, पेरिनियल ग्रंथि, ठीक है, बर्थोनियल ग्रंथि। चलो ठीक है बच्चा, आ जाते हैं। हाँ, मादा जनन तंत्र में आ गए बच्चा। आप यहाँ पर देख लेते हैं अंडाशय। अंडाशय कैसा है बच्चा, ये भी एक जोड़ी में होगा। डायग्राम से हम समझा देते हैं, वहां से सब समझ में आ जाएगा। ये देखो डायग्राम, देखो ये है अंडाशय, ये है अंडाशय, तो दोनों तरफ अंडाशय है, यानी कि अंडाशय एक जोड़ी में होगा। काम क्या है अंडाशय का, अंडाणु का निर्माण करवाना, ठीक है। इसके अंदर जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाएंगी जो अर्धसूत्री करके और अंडाणुओं का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चा, यही काम है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी निकालता है, जो कि आपको नहीं जानना उतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये आगे बढ़ा है बच्चा, ये है इसकी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, ये पूरे अंडवाहिनी है, इधर भी पूरे फैले हुए। ये एरिया क्या कहा जाती है बच्चा, ये आपकी अंडवाहिनी कही जाती है। क्या है ये, अंडवाहिनी, ठीक है। अब यहाँ से आपके देखते हैं बच्चा कि ये यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया ये वाला है, ये गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, गर्भाशय। इस एरिया को गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। आगे ये बच्चा यहाँ वाला पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। ग्रीवा के बाद ये आपका योनि वाला पार्ट है, ठीक है। तो यही पार्ट है बच्चा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलो फटाफट देख ले। हाँ, तो ये अंडाशय देखा हमने कितना है, एक जोड़ी है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कि ये अंडाशय कहाँ मिलेगा बच्चा, जो उदर गुहा यानी पेट है, उस पेट के अंदर जब चलते हैं नीचे की तरफ तो किडनियाँ पाई जाती हैं, किडनियाँ के दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों ओर, किडनी के से थोड़ा सा नीचे की ओर, ठीक है। हमारे उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर मौजूद होगा, किडनी से नीचे मौजूद होगा। समझ में आया। चलो, ये 3 सेंटीमीटर लंबा और 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। समझ में आया। इसका काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, ठीक। एक जोड़ी में होगा और हमारे उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर, किडनी से थोड़ा नीचे होगा, और ये 3 सेंटीमीटर लंबा होगा और ये 0.8 सेंटीमीटर ये मोटा होगा, और ये अंडाणु का निर्माण करेगा। समझ में आया। चलो, अंडवाहिनी में 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, क्योंकि यहाँ से फैलकर पूरा यहाँ तक फैला है, देखा है ना आपने अभी, ठीक है। यहाँ से फैलकर पूरा यहाँ तक ऐसे से फैला हुआ है ना बच्चा। ये गर्भाशय हो जाएगा, यहाँ पर अंडाशय हो जाता है ना। तो 10 सेंटीमीटर लंबा। इसका काम क्या है, यहाँ से जैसे अंडाणु निकलेगा, इस अंडाणु को लेना, अंडाणु का वाहक करना है, अंडाणु का वाहक माना जाता है, अंडाणु को लेकर ग्रहण करके हटना, ठीक है। और यहीं पर निषेचन की क्रिया भी होती है, यानी अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। कभी भी पूछे तो जरूर बताना सबको कि अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है और कहीं नहीं होती है। इसके 3 भाग होते हैं बच्चा। देखो, ये आपका संकीर्ण पथ होता है, इसको कहते हैं संकीर्ण पथ, ठीक है। 3 भाग होते हैं इसके। आप जब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, इसे बना दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस तरह से, तो ये जो पहला भाग होता है, ये कहते हैं कीप या झालर युक्त पथ। यहाँ थोड़ा सा ये पतला पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ। और जो ये काफ़ी दूर हो जाता है, तो इसे कहते हैं दूरस्थ सिरा, ठीक है। यानी कि जो आपके वो होते हैं अंडवाहिनी, इसके 3 भाग होते हैं। जो अंडाशय से लगा हुआ भाग होगा, उसे कहेंगे आपका झालर युक्त या फिम्बरी या आपके कीप नुमा सिरा बोला जाता है। इसके आगे जब बढ़ते हैं बच्चा, तो ये वाला सिरा, इस भाग को हम कहते हैं संकीर्ण पथ, थोड़ा पतला हो जाता है। और आगे जब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये वाला भाग को कहा जाता है दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा कहा जाता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग कहाँ, गर्भाशय में। ये गर्भाशय में 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर मोटी संरचना है, ठीक है। कैसा आकार है, शंक्वाकार है, या तो उल्टा नासपाती। इसका आकार कैसा होता है,
उल्टा नाशपाती, नाशपाती के आकार का, ठीक है, आकार का होता है। समझ में आया? उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। फिर इसकी भित्ति कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है। इतनी मोटी भित्ति नहीं होगी ना तो बच्चे को कैरी करना है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पेशीय युक्त होता है यानी लचीला होता है, ये आराम से फैल सके, ठीक है ना, इसीलिए पेट निकल जाता है गर्भावस्था में, ठीक है। और गर्भ का परिवर्धन यानी कि वृद्धि करना, ठीक है ना, गर्भ का गर्भ यानी जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसको वृद्धि करना, उसको बढ़ाने में, विकसित करना, ठीक है, विकसित करवाने में मदद करना, यही काम है, ठीक। अब आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद योनि आया है जो कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबा है ना, और मूलाशय व मलाशय के बीच का भाग होता है। यह अत्यधिक फैलने व सिकोड़ने वाली नली होती है, ऐसा नहीं होगा तो बच्चा होने में बड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए ऐसा होता है। और इसी के रास्ते शुक्राणु अंदर प्रवेश भी करता है, तो शुक्राणु को ग्रहण करने का रास्ता भी होता है, ठीक है बच्चा। अब हम सहायक ग्रंथियों में देखते तो 2 ग्रंथियां आती हैं, ठीक है ना। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि में देखा जाए तो 2 ग्रंथि है, बर्थोलिन है, और कौन है बच्चा? पेरिनियल है, ठीक है ना बच्चा, ठीक। ये कैसी होंगी? एक जोड़ी, कैसी होंगी? एक जोड़ी होंगी, है ना बच्चा, ठीक है। और ये भी कैसी होंगी? एक जोड़ी होंगी, ठीक है बच्चा, ये भी एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी, ठीक है। ये कहाँ होंगी? योनि के ठीक पीछे, योनि के पीछे, है ना बच्चा। और ये कहाँ होंगी? ये बर्थोलिन के पीछे होंगी, कहाँ होंगी? बर्थोलिन के पीछे, समझे ना, पीछे। फिर बच्चा आगे चलते हैं कि ये चिकने पदार्थ का बर्थोलिन होना चाहिए था, बर्थोलिन, ये आपके चिकने पदार्थ का श्रावण करती हैं, और ये गंधयुक्त, ये कैसे पदार्थ का? चिकने पदार्थ का, चिकना मतलब चिपचिपा, चिकने पदार्थ का श्रावण, पदार्थ का श्रावण इनका काम है, ठीक है। और इनके गंधयुक्त पदार्थ का यानी कि स्मेल वाले युक्त पदार्थ का श्रावण, ठीक है बच्चा। मतलब सहायक ग्रंथियों में 2 ग्रंथियां यहाँ पर मिली, एक अंडाशय था तो उसको देख लिया आपने। फिर यहाँ पर आपके बर्थोलिन, पेरिनियल, बर्थोनिल भी एक जोड़ी में, पेरिनियल भी एक जोड़ी में, ये योनि के पीछे, ये बर्थोलिन के पीछे, इसका ये चिपचिपा चिकना पदार्थ श्रावण करना, उसका काम है गंधयुक्त पदार्थ का श्रावण करना। बस समझ में आ गया होगा, हो गया आसान, चलो ठीक है। अब मनुष्य के शुक्राणु को देखना है, किसको देखना है? मनुष्य के शुक्राणु को देखना है, ठीक है, हम डायग्राम से समझाएंगे। ये है आपका शुक्राणु का संरचना, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप में बन सकता है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके लिए इसको तैयार रखिएगा। जो मनुष्य का शुक्राणु होता है ये कैसा है? एक कोशिकीय संरचना है। कैसा है? एक कोशिकी। ये पूरा यहाँ से लेकर एक पूरा जो चित्र बना है पूरा सिर्फ एक कोशिका में कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई और दूसरी कोशिका नहीं लगी है। तो कैसी संरचना है? एक कोशिकीय संरचना है, ठीक है ना बच्चा। एक कोशिकीय संरचना ठीक है बच्चा। देखो तो जो शुक्राणु होता है बच्चा एक उसकी संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक के इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। 3 कह लो या 4 भाग कह लो, 3 नहीं कहते 4 ही कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे बच्चा। तो 4 में इनका कौन कौन सा भाग है? पहला भाग इनका होता है आपका ग्रीवा, वो शीर्ष। कैसा भाग होता है पहला वाला? शीर्ष। दूसरा भाग होता है ग्रीवा। तीसरा भाग होता है मध्यस्थ और चौथा भाग होता है पूंछ, ठीक है बच्चा। ये इनके 4 भाग होते हैं।
यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम शीर्ष कहते हैं। इसी भाग में ऊपर जो होता है वो एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम में आपके 2 एंजाइम होते हैं जो कि आपके जो अंडाणु में प्रवेश करने से पहले अंडाणु के बाहर झिल्ली को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ये फिर ये जो अंदर यहाँ भाग है ये कोशाद्रव्य है इनका। इसमें कोशिका मतलब जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, सब कुछ यहाँ मौजूद होता है। और आपके वो भी मौजूद होते हैं कोशिकांग, जैसे आपके जो थोड़े बहुत गालजिका ये सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं तो ये छोटा सा बस मोड़ है। इतने ही भाग को इनका हम ग्रीवा कह देते हैं, इतने ही भाग को हम इनका ग्रीवा कह देते हैं। ग्रीवा के यहीं पर सेंट्रियोल्स बहुत सारा मौजूद होता है। और ये जो भाग यहाँ से ग्रीवा से ये सब भाग आया है। ठीक है, ग्रीवा में कौन मौजूद होगा? सेंट्रियोल। कौन मौजूद होगा ग्रीवा में? सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल मौजूद होगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं तो ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक का होता है ये मध्यस्थ सिरा। ठीक है ना, मध्यस्थ भाग बोला जाता है या मध्य भाग बोला जाता है। इस मध्य भाग में कौन होता है? माइटोकांड्रिया मौजूद होता है। ढेर सारा तैरता हुआ माइटोकांड्रिया होगा जो कि इसको क्या देगा? ऊर्जा देता है, इसको आगे का काम करने के लिए, चलने के लिए, अपने सक्रिय रहने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये पूंछ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका पूंछ कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि ये इसका पूंछ कहलाता है। क्लियर हो गया? मैं अब यहाँ तक का ये वाला इरेज करती हूँ, ये वाला रहने देती हूँ, उधर का भी रहने देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देती हूँ। ठीक, समझ में आया? ये तो शॉर्ट टाइप में इनको तैयार कर लीजिएगा। यानी कि शुक्राणु जो है एक उसकी संरचना है, ये नर का, मानव के नर का युग्मक है, इसको शुक्राणु कहते हैं। और ये इसके 4 भाग होते हैं, इसका शीर्ष, ग्रीवा, मध्य और पूंछ। जो शीर्ष भाग होता है उसी में सबसे ऊपर जो होता है टोपी नुमा संरचना पाया जाता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें एंजाइम मौजूद होते हैं। और जो उसके बाद अंदर जो शीर्ष के पाया जाता है वो कोशाद्रव्य होता है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसमें कुछ कोशिकांग भी मौजूद होते हैं। पूरा वो तरल पदार्थों कोशाद्रव्य से भरा रहता है, कोशिका द्रव्य से। ठीक है, आगे बढ़ते तो एकदम छोटा सी मोड़ वाली संरचना होती है जिसे ग्रीवा कहते हैं, जिसमें सेंट्रियोल बहुत सारा मौजूद रहता है। तारककाय, सेंट्रियोल को हिंदी में तारककाय कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल को हिंदी में क्या कहते हैं? तारककाय। ठीक है, ये मौजूद रहेगा ढेर सारा, यही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी बड़ी संरचना पाई जाती है बेलनाकार, जिसे मध्य भाग कहते हैं, जिसमें ढेर सारे माइटोकांड्रिया तैरते हुए पड़े रहते हैं। वो ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि शुक्राणु सक्रिय बना रहे। ठीक है, क्योंकि एक शुक्राणु कम से कम 72 घंटे तक जिंदा रहता है। ठीक है, 72 घंटे तक ये सक्रिय रह सकता है। ठीक है बच्चा, इसी बीच अगर में अंडाणु मिल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मिला तो निषेचन नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद का ये जो पूंछ है, ये पूंछ इसको गतिशील बनाए रखती है। पूंछ इसको गतिशील बनाए रखती है बच्चा, समझ में आया? ठीक, चलो बस इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब जनन स्वास्थ्य में आ गए। इतना कुछ हमने देख लिया। अब जनन स्वास्थ्य भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी आप देखोगे। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी आप यहाँ पर देखोगे और परिवार नियोजन क्या है ये देखोगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, चलो जनन स्वास्थ्य है ना। जनन स्वास्थ्य क्या होता है बच्चा कि आपके जो जहाँ पे जो भी व्यक्ति है उसके जो आपने सुना भी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यहाँ लिखा भी है, जिसे आपको WHO भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? WHO। अगर मैं फुल फॉर्म देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यही कहा जाता है ना बच्चा। तो आपको बता दें कि उसके अनुसार बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सोसाइटी के रूप से, इन्वायरमेंटल रूप से या किसी भी रूप से, सब रूप से
यानी कि सामाजिक रूप से, सब रूप से वो स्वस्थ है। उसके साथ साथ वो जनन अंगों से भी स्वस्थ रहेगा, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वो सब प्रत्येक व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब उसके पूरे सामाजिक है, भावनात्मक है, मानसिक है और शारीरिक के साथ साथ उसका जनन अंग भी स्वस्थ होगा, तब उस व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। जनन स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं, और अगर एक एक व्यक्ति को जोड़कर देखा जाए तो एक परिवार, फिर एक गांव, फिर एक समाज, फिर एक आपका प्रदेश, फिर आपका देश, इस तरह से सब स्वस्थ हो सकता है। ठीक है ना, एक एक करके सब पूरे देश हम स्वस्थ कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन सहित, यानी जनन अंगों सहित, जनन अंगों रहना चाहिए था, जनन अंगों सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक सभी का स्वस्थ होना ही वो जनन स्वास्थ्य कहलाता है। समझ में आया? यही है। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा उसमें कारण क्या है? अशिक्षित होना। जब हमको जानकारी नहीं होगी, हम किसी बारे में शिक्षित नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है गलतियां होनी ही है। ठीक है ना, तो अशिक्षित समाज है, उन बाल विवाह है, कम उम्र में बच्चे पैदा करना है, यौन शिक्षा की कमी है, यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना है। यही कारण है कि जनन अंगों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, खासकर महिलाओं में। ठीक है, कुछ हमारी संस्कृति संस्कार है, इस वजह से हम लोग सोचते हैं, देखो संस्कृति संस्कार ठीक है, लेकिन अपनी जान पे आए तो बोलना चाहिए। तो औरतें इतनी लाज शर्म में रहती हैं, लड़कियां जो भी हैं, कि अपनी चीज़ों को खुल के अपने परिवार में बता नहीं पाती कि हमको ये दिक्कत हो रही है, हमको वो दिक्कत हो रही है। उसके बाद भयावह भयंकर वाली बीमारी उनके शरीर में लग जाता है। क्योंकि अभी आपको आगे बताएंगे बच्चा कि जनन स्वास्थ्य नहीं होने की वजह से लकवा तक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। कैसे होता है बता रहे हैं, कैंसर तक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमको जानना है बच्चा परिवार नियोजन से रिलेटेड। ठीक है ना, जनन स्वास्थ्य के पहले हम इस जनन स्वास्थ्य को 1951 में बच्चा परिवार नियोजन के साथ के परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य को राष्ट्रीय कार्य बनाया गया था। मतलब जो परिवार नियोजन के नाम से ही जनन स्वास्थ्य को लेकर वो टॉपिक, उसी में 1951 में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जो कि ये चालू किया था, ये प्रोजेक्ट चालू किया था परिवार कल्याण का। ठीक है, जिसमें जनन स्वास्थ्य से चीज़ें भी संबंधित रखी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था ये बच्चा देख लो कि जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी सबको देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, गांव में घूम घूम कर देना, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, नहीं था उस समय, रेडियो पर प्रचार, टीवी पर प्रचार प्रसार करके, ऐसे करके पोस्टर वोस्टर लगा के, बैनर लगा के, जैसे भी कर लो। यौन शिक्षा भी उपलब्ध करवाना। अगर में कोई लेडीज, पहले ऐसा होता था, ठीक है, पहले आप ना नेशनल वाले में प्रचार भी इस तरह से आते थे, ऐड आता था कि गांव में जो आशा वाली घूम घूम के, जो जिनके घर में बच्चा होने वाला हो, जो लेडीज पर प्रेग्नेंट है, उनको जाके जानकारी देती थी कि ऐसे खाना, ये खाना, आयरन की गोली लेना, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें बताती थी वो। गर्भ निरोधक के विधियों के बारे में भी सरकारी हॉस्पिटल में सब चलता है। और छोटे परिवार का महत्व बताकर, परिवार नियोजन के अंडर में था तो बच्चा छोटे परिवार तो आएगा ही। एक ही समय में एक क्षेत्र में होने वाले जाति की, देखो हो गया ना, इतना सारा इनका उद्देश्य था बच्चा। ठीक है, इसका आपके जनन स्वास्थ्य में ऐड किया गया परिवार नियोजन का, यही सब इसमें इसका क्या है बच्चा, उद्देश्य है कि हम इस तरह से इतना उद्देश्य बना के चलें कि हम सबको स्वस्थ कर सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना सके, उनको जानकारियां दे सके। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चा, एक पॉइंट आता है जनसंख्या विस्फोट, जो कि यहाँ पे हेडिंग छूट गया है। ठीक है, बाई मिस्टेक यहाँ पर हेडिंग छूट गया है, ये है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट या फिर वृद्धि। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, यहां से है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, क्यों होता है, कारण क्या है, ये सारी चीजें। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, एक निश्चित समय में, जैसे आप जिस गांव के हो,
सपोज करो आप किसी गांव के हो, जिस शहर के भी हो, ठीक है। या हम बनारस की एग्जांपल लेते हैं ना, तो बनारस में, बनारस, इस बनारस में क्या है कि एक निश्चित कोई मंथ ले लिया, ठीक है ना, 1 मंथ में, 1 मंथ में कोई मंथ हमने ले लिया, उस मंथ में ही देखा गया कि कितने लोग बढ़ की जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, ठीक है। तो एक निश्चित समय बनारस में देखा गया कि एक मंथ में, कोई भी जनवरी का ही मंथ ले लिया गया, जनवरी का ही, उसमें जन्म दर काफ़ी ज़्यादा हो गया, जन्म दर में वृद्धि हुई है, ठीक है, जन्म दर में वृद्धि हुई है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है, मृत्यु दर में कमी है, ठीक है। तो अचानक जनसंख्या जब एक निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र का बढ़ जाएगा, जन्म दर काफ़ी ज़्यादा लोग जन्म लेने लगे और मृत्यु दर उस हिसाब से बहुत कम है, तब इसी को हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं, या फिर जनसंख्या विस्फोट। एक निश्चित समय में, एक जगह, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में होने वाले जन्म दर के तीव्र वृद्धि, मतलब बहुत तेजी से अचानक वृद्धि होने लगे, ठीक है, बहुत जब बच्चे पैदा होने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताएं, 2014 या 15, हाँ 2014 में पढ़ा रहे थे, एक स्कूल में हमने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर एक, जैसे नहीं होता है छोटे छोटे बच्चों के इंग्लिश मीडियम में होता कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, तो वहाँ पर दिया था, उसमें मैंने देखा था कि जो हमारे भारत में पर ईयर, ठीक है ना, पर ईयर जितने बच्चे पैदा होते, जितने बच्चे पैदा होते हैं, है ना बच्चा, जितने बच्चे पैदा होते हैं उतनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है। ये उतनी, मतलब हर साल हमारे यहाँ जितने बच्चे होते हैं उतनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया कंट्री की है। ऑस्ट्रेलिया जानते भी होंगे, वहाँ के क्रिकेट के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, सॉरी, जनसंख्या की जनसंख्या है, ठीक है बच्चा, जितने भारत में हर साल बच्चा होगा उतने बराबर में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। तो सोचो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, है ना, ये दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब बताया भी है कि किसी क्षेत्र में विशेष में जनसंख्या उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी कम पड़ने लगे, रहने के लिए कम पड़ने लगे, ठीक है, सारी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, हर एक चीज़ की कमी आने लगे बच्चा, ये तब ये हो जाता है जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या है बच्चा, कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर अचानक जन्म दर का बढ़ जाना, ये जनसंख्या वृद्धि है। पर वहाँ पर अगर में जनसंख्या वृद्धि हो गई तो उसके कारण वहाँ पे खाने पीने की, नौकरी की, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, नौकरी की, शिक्षा की, रहने की, हर एक चीज़ की असुविधा होने लगे, कमी होने लगे, तो ये जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और इसकी प्रमुख हानियाँ क्या क्या है बच्चा, अपर्याप्त भोजन, पहले भोजन ही सबको नसीब नहीं हो पाएगा, हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना, कुपोषण होना, ये सब हो जाएगा, और बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होने लगेगी, ठीक है। अपर्याप्त आवास भी होगा, ठीक है, कम ही जगह में ज़्यादा लोग उसी में भरे रहेंगे, छोटा छोटा सा जगह, जैसे मुंबई में है, आप वहाँ पे चाल है या फिर वहाँ पे कस्बा जो है वहाँ की है गलियाँ वलियाँ, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, थोड़े थोड़े जगह में सब लोग उसी में एडजस्ट करके पड़े रहते हैं बच्चा, वो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी रहने का रहन सहन जो हो जाएगा वो बहुत बुरा हो जाएगा। और अपर्याप्त वस्त्र भी होंगे, साधनों की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, पहनने ओढ़ने के लिए भी कमी आ जाएगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा बच्चा, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, ये सब हानियां हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको रोकना है बच्चा तो क्या करेंगे, रोकने हैं तो क्या करेंगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। रोकने के लिए बच्चा हम आते हैं तो देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा प्रोवाइड कर दिया जाए,
ठीक है, सबको शिक्षित किया जाए, सबको शिक्षित होगा सब लोग तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेगा और वो लोग उस अच्छा बुरा अपना समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को शिक्षा का सुविधा देकर, ठीक है, और हर एक परिवार में बच्चों की संख्या निर्धारित करके कि मतलब सिर्फ 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ये अगर होंगे तो उसके लिए कठोर कानून बना दिया जाए। ठीक है, विवाह की आयु को निश्चित कर दिया जाए, कम से कम स्त्रियों के लिए 21, अब तो ये बिल भी पास हो गया है कि लेडीज की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़का का जो उम्र होगा वो 25 साल होगा, ये पास भी हो गया है, तो अच्छी बात है, ये चल रहा है। ठीक है, और जो गर्भपात है बच्चा, यानी कि एबॉर्शन आप सुने भी होंगे, जो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो नहीं चाहती हैं बच्चा, तो उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको ऐच्छिक बना के, मतलब वो नहीं चाहते तो हटा भी सकते हैं और कोई इसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, पुलिस नहीं पकड़ेगी। ठीक है, फिर परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक बढ़ावा देकर, अधिक प्रभावी बनाकर, रेडियो और टीवी पर प्रचार प्रसार करके, नाटक ओटक के माध्यम से गांव शहरों में प्रचार प्रसार करके, इसके माध्यम से भी हम बना सकते हैं, बता सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आते हैं परिवार नियोजन में। ठीक, परिवार नियोजन देख लेते हैं। परिवार नियोजन है, आसान है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, परिवार नियोजन क्या होता है बच्चा, ये मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था ना, ये क्वेश्चन एप्स वाले बच्चों को करवाई थी, पता भी होगा कि एप्स पे मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया था कि परिवार नियोजन को क्या कहोगे, क्या किस कैसे समझाओगे। ठीक है ना, तो किसी भी परिवार में, किसी भी जो परिवार है जो भी है, ठीक है, उसमें बच्चों की संख्या को निर्धारित करके उस परिवार को नियोजित कर दिया जाए। बच्चों की संख्या निर्धारित करके, मतलब 1 बच्चे या 2 बच्चे कह दिया जाए, इतने ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, और उस परिवार को नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। समझ में आया, यानी परिवार कल्याण हेतु उसी को, परिवार को ही फायदा, उसको समझाना चाहिए। जब भी जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि आपके अगर 2 बच्चे होंगे तो आप उनका अच्छे से देखभाल, अच्छा खाना पीना, अच्छा शिक्षा, अच्छा रहन सहन, अच्छा कपड़े लत्ते जो भी हैं वो सब उनको प्रोवाइड कर पाओगे बच्चा। ठीक है, अगर नहीं आप अगर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप ही को मुश्किल बढ़ेगी। ठीक है, आप ही को पैसे के, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे, किसी को कोई बीमारी हो गया तो पैसा नहीं रहेगा तो इलाज नहीं करवा पाओगे, और कम बच्चे रहेंगे तो अच्छे से कर लोगे। तो ये सारी उनको उनके लाभ जो है ना वो समझाना चाहिए। तो ये परिवार कल्याण के हेतु, यानी परिवार के भलाई के लिए, उनके लाभ के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया ही परिवार नियोजन कहलाती है। मैंने बताया भी था, एप्स वाले बच्चे जानते भी होंगे। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या कम है तो उस परिवार अधिक सुखी होगा, संपन्न होगा, स्वस्थ होंगे सब के सब, उस परिवार के हर एक सदस्य। ठीक है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा उनका स्तर होगा, जीवन स्तर जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार भी रहेगा। ठीक है बच्चा, इतने सारी चीजें हैं। ठीक, अब इसमें विधियां आती हैं बच्चा, तो इस विधियां को हम यहां पर बना लें, चलो यहीं बना लेते हैं। ठीक है ना, परिवार नियोजन की विधियां। ठीक है, आपको जितना पढ़ना बस उतना बताएंगे, क्योंकि आप क्लास 10th के हो, उसी लेवल से बताएंगे। ठीक है, 12th वाले होते तो अलग से बताते। ये है अस्थाई विधि, पहला अस्थाई विधि। ठीक है, दूसरा आपका अस्थाई विधि। अस्थाई विधि में आपके 2 आ जाएंगे बच्चा। ठीक है, अस्थाई विधि में आपके 2 आ जाएंगे और इसमें तो आपके 2-3 आएंगे। ठीक है, अस्थाई विधि में बच्चा क्या आ जाएगा आपका, एक आपका नसबंदी, जो किस में होगा, नर में होगा। दूसरा होगा नलबंदी, जो किस में होगा, मादा में होगा। मादा वाले को भी नसबंदी कभी कभी देखने को मिल जाता है, इसी को कहते हैं वैसेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। ऐसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। ठीक है बच्चा,
वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं बच्चा, शुक्रवाहिनी को काटते हैं। कहाँ, किसको काटते हैं, शुक्रवाहिनी को काटते हैं। ठीक है बच्चा, इसमें शुक्रवाहिनी को कट करते हैं। इसमें किसको कट करते हैं बच्चा, अंडवाहिनी को, अंडवाहिनी को कट कर देते हैं। दोनों तरफ के, इसके दोनों तरफ के शुक्रवाहिनी को कट करते हैं, उसके दोनों तरफ के अंडवाहिनी को कट करते हैं। ठीक है, अस्थायी विधि में आता है बच्चा, इसको देख लीजिए। अस्थायी वाले में आपके निरोध है, लूप है, आपके गर्भ निरोधक गोलियां हैं, 3 चीजें आती हैं। ठीक है ना, निरोध है, ठीक, इसमें 3 चीजें आएंगी बच्चा आपकी, निरोध, निरोध, लूप, ठीक है ना, लूप विधि या यांत्रिक होगा। 1 मिनट, इसको इरेज करें, यांत्रिक लिख देते हैं इसको, यांत्रिक होगा, यांत्रिक। और ये हार्मोनल गोलियां। ठीक है बच्चा, हार्मोनल गोलियां। ठीक है, तो निरोध में आपका क्या अक्सर आप सुने होंगे कि कंडोम आता है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यांत्रिक वाले में बच्चा आप देखे होंगे कॉपर टी, कॉपर टी। ठीक है, और एक लूप आता है, लूप की तरह ऐसे ऐसे घुमावदार होता है, मतलब इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये गर्भाशय में जब सेट कर देते हैं तो इधर से शुक्राणु के जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसी तरह से गर्भाशय में टी के आकार का कॉपर का छड़ होता है, उसको सेट करते हैं तो भी शुक्राणु यहाँ से आगे प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, लूप है, ये सब हो गया। हार्मोनल गोलियां में आता है बच्चा आपका, जैसे सहेली है, माला डी है, ये सब गोलियां आती हैं। देखो यहाँ पर है, माला डी है, माला एन है, पल्स है, सहेली है, ये गोलियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन आएगा, माला डी और पल्स, सहेली। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, समझ में आया। देखो यहाँ पर फटाफट वही है कि अस्थाई में निरोध है, लूप है या कॉपर टी आता है। लूप या कॉपर टी जो होता है तो एक कॉपर का बना हुआ, या लूप जो है ये भी टंगस्टन या सिलिकॉन का बना हुआ ऐसा रहता है, जो कि शरीर में जाके क्रिया ना करे, शरीर के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे पदार्थ का, तत्वों का बना होता है। इस मादा के गर्भाशय में इसको सेट करते हैं, इससे भी गर्भधारण नहीं होता। ठीक है, और अस्थाई में ये आपका बता ही दिया, कंडोम हो जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चा गर्भ निरोधक गोलियां में आपका मालाडी, ये तरह का गोली है जिसको लेडीज खा ले तो भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बिना डॉक्टर का ना खाएं। ठीक है, गर्भ निरोधक एक सुई का भी आता है, जो कि एक सुई लगवाते हैं, ये लगभग आपका एक 3 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, और एक लगभग 5 साल का होता है, कि एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद 5 साल तक की प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अस्थाई विधि तो मैंने बता दिया कि नसबंदी और नलबंदी। नसबंदी किस में होता है, मादा में होता है, नर में होता है, शुक्रवाहिनी को कट कर देंगे, शुक्राणु नहीं पहुँचेंगे। और नलबंदी है जो आपका ये मादा में होगा, जो अंडवाहिनी को कट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब यौन संचारित रोग में आ जाते हैं, फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, ऐसा रोग जो कि मादा या नर में जनन अंगों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, वो यौन संचारित रोग कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, इन शॉर्ट फॉर्म एसटीडी कहा जाता है। ओके, तो इसमें कई बीमारियां आती हैं। पहला आपका लिंक मिलेगा उपदंश है, फिर एचआईवी, आपने सुना भी होगा एड्स के बारे में, एड्स भी आता है, एक उपदंश है, फिर इसके लक्षण और इसके सब बताएंगे, रोकथाम के उपाय बताया जाएगा बच्चा। ठीक है, दूसरा आपका है बच्चा एड्स, एड्स जानोगे है ना, एड्स है, लक्षण है, संचरण है, और इसके रोकथाम के उपाय होंगे। फिर उसके बाद तीसरा है जनन अंग पे मस्से हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सुजाग जानना है, रोकथाम के उपाय। ठीक है बच्चा, तो रोकथाम के एक चीजें आपको यहीं पे क्लियर कर दे। देखो यहाँ पर मैं इसको हटा ही देती हूँ, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान बना देती हूँ। चलो देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ हट गया। चलो अभी हम आपको एक चीज़ समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है,
रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, इसका हो गया, सुजाग का हो गया, यानी कि उपदंश हो गया। हाँ चलते, ठीक है। अब देखो आप क्या देखा, उपदंश आपको देखना है, उसके लक्षण देखने हैं, फिर आपको HIV देखना है यानी एड्स देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जननांग पे मस्से देखना है, उसके बाद सुजाग देखना है, ठीक है। आप एक बात बता दें, यहाँ पर जितने भी यौन संचारित रोग होते हैं, सबके रोकथाम के उपाय लगभग एक जैसे होते हैं, लगभग क्या हमेशा एक जैसे होते हैं। चाहे आप उपदंश पूछे, सुजाग कोई गोनोरिया कहते हैं, ठीक है, जननांग पे मस्से पूछे या एड्स पूछे, सबके जब रोकथाम का उपाय आएगा तो एक ही रोकथाम के उपाय जितने भी आते हैं वो सारे में डाल दोगे, कोई गलत नहीं बोलेगा, सब अच्छे से नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उपदंश रोग क्या है, यह ट्रियोनिमा पैलिडम एक तरह का जीवाणु होता है। ये कौन है, जीवाणु है। इस जीवाणु की वजह से उपदंश रोग होता है। ये आपका ट्रियोनिमा पैलिडम जीवाणु की वजह से उपदंश रोग होता है और संक्रमण फैला देता है। कहाँ पर बच्चा, जनन तंत्र तथा मूत्रवाहिनी के झिल्ली को प्रवाहित करता है, ठीक है ना। जनन तंत्र और मूत्रवाहिनी झिल्ली को ये प्रभावित करता है और संक्रमित कर देता है। क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। आगे देखते हैं, इसके लक्षण में देख लेते हैं। इसका प्रमुख माध्यम क्या है, बाह्य जनन अंगों पर घाव। ये इसका लक्षण पहला है कि बाह्य जनन अंगों पर घाव होगा, रोम या पुटिकाएं आ जाए, जो हो जाएंगी, वो जो होते हैं ना, रोम होते हैं, वो वहाँ पे फुंसी जैसा हो जाता है, खरोच जैसा लग जाना, ये सब। उपदंश में सबसे पहले क्या होता है कि स्थान पर बैगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो जनन अंग है उस पर एक नीला जैसा, काला जैसा, ऐसा घाव जैसा बन जाता है बच्चा, ठीक है। फिर असनी है, मलाशय है तथा ओठो, ठीक है ना, की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो जाता है, होठों तक इसका संक्रमण पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। लगभग आपके 2 से 6, यानी 2 से 6 का मतलब कि आप मान के चल सकते हो कि 15 दिन से लेकर लगभग 1.5 महीने तक, 1.5 महीने के तक ये भीतर घाव ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगभग आपका कि 15 दिन से लेकर यानी 15 डेज से लेकर 1.5 मंथ तक का जो है ना, मंथ तक में ये घाव आपके आप ठीक हो जाएगा, लगेगा कि अब कुछ नहीं है, अब ठीक हो। लेकिन फिर कुछ सप्ताह बाद, लगभग आपके 6 से 7 महीने बाद, 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद क्या होता है, त्वचा पर रुधिर जो है आपके उस अवस्था में, दूसरे अवस्था में पूरे त्वचा पर आपके दाने दाने हो जाएंगे, दाने दाने हो जाएंगे त्वचा पर, ठीक है। फिर रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्रों के अंगों में चिपचिपा पदार्थ भरने लगता है, गिल्टियां बनने लगती हैं, शरीर के अंदर गिल्टियां बनने लगती हैं बच्चा, ठीक है। और इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्राव, अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसी विधि, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक है कि पहले शुरुआत में तो घाव दिखाएगा, अगर मैं आपने ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बच्चा 6 से 8 महीने के बाद, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना के बाद देखने को मिलता है कि ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मलाशय में घाव हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, त्वचा पे दाने दाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ अंदर अंदर गिल्टियां कई शरीर में कई जगह बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लकवा तक मार देता है, गिल्टी बनेगी तो जाहिर सी बात है कि वो शरीर का भाग थोड़ा दिक्कत में आने लगेगा और इससे बाझपन भी होता है। बाझपन कम होता, नर और मादा दोनों के लिए है, नर व मादा दोनों के लिए है। अगर नर व मादा दोनों के जनन अंग में संक्रमण इस तरह का हुआ तो नर में भी शुक्राणु खराब होते जाएंगे और यहाँ पर अंडाणु का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चा। और गर्भवती स्त्री में यह रोग हो गया तो जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके पेट में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या तो वो आपके विकलांग होगा या तो कोई मानसिक उसका जो भी डिस्टरबेंस हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
आते हैं एड्स में, जो कि बहुत पॉपुलर बनता है क्वेश्चन ही। ये एड्स का क्वेश्चन बनता है बच्चा, यानी कि इम्पॉर्टेंट में है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट में है, ये क्वेश्चन बनता है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, ठीक है। एड्स का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। अब इसका मतलब समझो, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, कमी। अब इसका मतलब है साफ साफ कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का कम हो जाना। जब एड्स होगा तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का कम हो जाना, यही प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता कहलाता है, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है तथा इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। मतलब ये जो कमी आ रही है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता में, ठीक है, न्यूनता, ये आपके शरीर में बाहर से ही प्रवेश किए है, कोई आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को है तो आपको हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चा। इसका एक चीज और है कि इसका जो फुल फॉर्म है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ये अच्छे से तैयार रखना, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। HIV का भी पूछा जाता है। तो HIV का क्या होता है बच्चा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी अलग से आपको दिख जाएगा, बाकी H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो एंड V फॉर वायरस। HIV तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन आपको वायरस के पहले डिफिशियंसी डाल दीजिएगा तो ये आपका फुल फॉर्म HIV का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा कि जो ये एड्स है ये एक बीमारी है और HIV एक इसका वायरस है। HIV कोई रोग नहीं है, HIV एक वायरस है, जो इसी वायरस की वजह से एड्स बीमारी होती है। लोग कहते हैं HIV हो गया है ना, HIV हुआ नहीं है, HIV वायरस होता है। इस वायरस के, जैसे आपको वहाँ पे देखा ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से जीवाणु है ना, वो उसकी वजह से उपदंस हो रहा था, वैसे ये HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके लक्षण क्या है? बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, मतलब सर्दी जुकाम है, TB है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो भी है, कफ बनता रहता है, बार बार खांसी आने लगना, ये जैसे नॉर्मल जो भी जितनी बीमारियां दुनिया भर की सब लगी रहेंगी, कभी जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। फिर जैसे आपका TB, कैंसर, निमोनिया, यौन संचारित जो भी है, ऐसे रोगों में ना उपदंस है, सुजाक है, जनन अंग पे मस्से या कुछ भी, हर्पिस, हेपेटाइटिस, सब बीमारी दुनिया भर की लग जाती है जिसको भी अगर एड्स हुआ है तो, ठीक। लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना और इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे बीमारियों से ही मर जाएंगे खुद ही, ठीक है। आगे चलते बच्चा। सांस लेने में इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, लगातार बुखार बना रहता है, इनको दस्त भी होता रहता है और धीरे धीरे इनके शरीर का वेट भी कम होने लगता है। और अच्छा सुनो एक बात, किसी भी बीमारी का कोई एक, यहाँ से कोई एक लक्षण लेके बीमारी मत बोल देना। अगर मैं किसी को दस्त होने लगा तो ये मत सोच लेना कि एड्स हो गया है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारा लक्षण उस व्यक्ति में मिलना चाहिए तभी उसको एड्स माना जाएगा, समझे ना। चलो, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और सिर दर्द बना रहता है, चक्कर आने रहता है, हमेशा चक्कर आने रहता है। और इनको ना ठंडी के भी दिनों में, ठंडी में, यहाँ पे स्पेशली लिखना चाहिए था मुझे, ठंडी में भी, ठीक है, जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, इसमें भी रात में बेवजह, रात में भी इनको, ठंडी में भी बहुत तेज पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये दिक्कत होती है, इनका ये स्पेशल लक्षण है, ठीक। अब बात करते हैं बच्चा कि संक्रमण होने पर एड्स के लक्षण प्रकट होने के मध्य हमेशा अंतराल होता है। ये जैसे अभी वहाँ पे मैंने बताया कि आपको 15 से लेके 1.5 महीने तक, आपको 2 महीने तक वो लक्षण दिखेगा उपदंस में, उसके बाद वो लक्षण गायब हो जाएगा, फिर आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद ही वो लक्षण फिर से दिखेगा। और इस बीमारी में क्या है कि शुरुआत के 2 वर्ष तक आपको इस तरह को झेलना देखने को मिल जाएगा कि इस तरह का कोई रोगी है, ठीक है। बाकी उसके बाद 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद फिर वो लक्षण दिखने को मिलेगा। इसी बीच में इसको इतनी सारी बीमारियां लग जाती हैं कि वो व्यक्ति वैसे ही मर जाता है। अगर वो जिंदा रहा तो 10 साल के बाद ये प्रूफ हो पाता है कि उसको एड्स हो गया है, समझे, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी 2 साल तो लगातार वो लक्षण दिखेगा एड्स का, फिर 10 साल के बाद ही वो लक्षण दिखेगा, बीच में गैपिंग हो जाती है। तो 10 साल तक आराम से तो लोगों को लगेगा मैं, हम तो ठीक है, हमको तो कोई बीमारियां नहीं है,
हाँ, फिर 10 साल के बाद पता चलता है अरे भयानक रोग पकड़ लिया, है ना। चलो HIV का संचरण देख लेते हैं। HIV का संचरण कैसे होता है बच्चा, कि ये जो है ज़्यादातर जब किसी व्यक्ति को HIV है तो उसी से ही दूसरे व्यक्ति को, अगर हस्बैंड को तो वाइफ को, वाइफ को तो हस्बैंड को, ये भी कारण है। या दोस्त मित्र में किसी को है, अगर मैं उस नशाखोर में है सारे के सारे दोस्त, तो एक ही इंजेक्शन से कोई अगर मैं ऐसी नशा वाली दवाई, नशीली पदार्थ ले रहे हैं तो उससे भी फैल सकता है, ये कारण होता है बच्चा। अगर मैं कोई माँ है, प्रेग्नेंट है, उसको HIV है, तो बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है तो उसको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के बाद ये नहीं होगा कि बच्चे के जन्म के बाद माँ अगर में HIV पॉजिटिव हो रही तो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन माँ अगर में प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे उसके पेट में पल रहा है, तब चांस होता है कि बच्चे को हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फैलने का कारण होता है, ठीक है। अब जनन अंग पे मस्सों पर आ गए हैं बच्चा, यहाँ देख लेते हैं कि यह रोग ह्यूमन ये पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पॉपिलोमा होता है, पॉपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण से होता है। ये जनन अंग पे मस्से किससे होते हैं, एक ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस है, इसी वायरस की वजह से होता है, ठीक है बच्चा। ये स्त्रियों में योनि और गर्भाशय की ग्रीवा में, इसकी वजह से, इस ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस की वजह से ना बच्चेदानी का कैंसर बहुत तेजी से होता है, बच्चेदानी का कैंसर बहुत तेजी से होता है बच्चा, इसी वायरस की वजह से, समझे ना, ठीक है। कैंसर में बदल देता है, समझ में आया, ठीक है। और इसमें एक ही कारण होता है, अक्सर आप सुने भी होंगे कि उनका बच्चेदानी निकाल दिया गया, उनका बच्चेदानी निकाल दिया गया, इससे लेडीज का सुना होगा, है ना। बस यही होता है, इसी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। उपचार में इसमें क्या करते हैं, लेजर सर्जरी करते हैं, और एक इंटरफेरॉन करके एक दवा होती है जो कि वायरस के वृद्धि को रोकती है। किसके वृद्धि को, वायरस के वृद्धि को रोकती है, ठीक है, इसी को दिया जाता है, रोकती है, ठीक है ना। इसी को यही दवा दी जाती है कि वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। लेजर सर्जरी करके उनकी वहाँ की कोशिकाओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है, बस यही चीज़ है, ठीक। अब आ जाते हैं, लास्ट है सुजौक, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं। गोनोरिया नाम से आया तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, गोनोरिया, ठीक है। सुजाक और गोनोरिया एक ही चीज़ है, गोनोरिया इंग्लिश है, सुजाक हिंदी है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े, देखते हैं। देखो यह जो है ना नाइसेरिया बोलते हैं इसको, निसेरिया भी बोल सकते हो हिंदी में, और इंग्लिश बोलते हैं तो नाइसेरिया गोनोरी, ठीक है। नाइसेरिया गोनोरी नाम के एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु से ये रोग फैलता है, ठीक है। और इस में जो आपके बाहर जो शरीर के ऊपर कोई ऐसा लक्षण ही नहीं दिखेगा कि आपको ये बीमारी है, ठीक है। इस रोग में चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते, कोई ऐसा बाहर से लक्षण आपको नहीं दिखेगा, इंटरनल होता है। देखो इस रोग में जीवाणु के जो ये जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरी, ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों के मूत्र मार्ग में होता है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जलन होती है, दर्द होता है, ऐसा होता है, सूजन में आ जाता है मूत्र मार्ग में, ठीक है। शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग के पदार्थों का श्रावण होता है। जीवाणु के संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है, हस्बैंड से वाइफ, वाइफ में हस्बैंड में फैल जाता है। और इसका जब उपचार किया जाता है ना, तो हस्बैंड का, अगर में हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो उसकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट साथ में चलेगा, वो दवा वाइफ को भी दिया जाएगा, और वाइफ को है तो हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट साथ में चलता है, दोनों का इसमें साथ में ट्रीटमेंट चलता है बच्चा, ठीक है। और अगर में ध्यान न दिया जाए तो जो आपने भी पढ़ा है कि नर जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है ना, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि को इन्फेक्टेड कर देता है, अधिवृषण को इन्फेक्टेड कर देता है, अंदर किडनी तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर भी बना देता है। नर में प्रोस्टेट ग्रंथि में इस समय कैंसर, भारत में इस समय प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर जो नर में उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और स्त्रियों में बच्चेदानी का कैंसर। क्यों? ये सारा का सारा आपके यौन संचारित रोग के जानकारी न होने के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। तो आगे देखते हैं बच्चा कि परंतु जब इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन हो जाता है, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों का उपचार चलता है साथ में, परंतु ये जीवाणु के लिए वाहक का कार्य करती है। मतलब स्त्रियों में
उपचार इसलिए चलता है कि उनके शरीर में भी वो पहुंच जाते हैं, पर उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं पहुंचाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वही पहुंचाता है जो आपका HPV हमने बताया है, ठीक है, जनन अंग पे मस्से वही सबसे ज़्यादा दिक्कत में करते हैं, ठीक है। तो आपको यही बता दें कि अगर में उनके अंदर है वो, तो ये आदमी फिर ठीक हो गया तो हो सकता है दोबारा हो जाएगा, इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों का ट्रीटमेंट साथ में चलता है, ठीक है। अब इनके रोग, जितने भी रोग आपने पढ़े हैं, अभी आपने जनन अंग पे मस्से पढ़ा है, सुजाक पढ़ा है, उपदंश पढ़ा है और एड्स पढ़ा है, सबके लिए बात करें तो सबके लिए उपचार यही है, ठीक है। तेज धूप में घूमना, तेल, अचार या गर्म और मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, संक्रमित भाग को खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, और व्यक्तिगत सुरक्षा रखना चाहिए, जनन अंगों की साफ सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे रोगों में जो बच्चा है आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ठीक है ना, विषाणु से है तो इंटरफेरॉन ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं बच्चा, डॉक्टर से संपर्क करो, ठीक, ये सारी चीजें हैं। एक से अधिक लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, सारी चीजें इसमें सबके लिए यही आएगा उपचार में। ओके बच्चा, चलो, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में करके मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी थे वो सब मैंने करवा भी दिया है। तो मिलते हैं, आप नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव नाइस डे एवरीवन।